सभी लोग दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में सहयोग करें। आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर वीजी गोस्वामी जी, सभी लोग। अच्छा खड़े तो हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए पीछे की तरफ। आइए सर, नहीं आ रहे आप। आपका जो प्रकाश है वो वैसे फैलेगा। हाँ दीजिए आप करें ना करें। सर कुछ फर्क पड़ता है। बिशप आशीष सेठ जी से निवेदन है कि वे भी मंच पे आने की कृपा करें। चरणों में अपने सब पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। आइए माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए उनका स्तवन करें। अब कर देवो बेड़ा पार शारदे जगदम्बे। अब कर देवो बेड़ा पार शारदे जगदम्बे। और भरो ज्ञान भंडार शारदे जगदम्बे। के अक्षरो अक्षर जोश भरा दो। भाव पूर्ण रस कोश झरा दो। और लय गति ताल छंद से पूरित शब्द अर्थ निर्दोष करा दो। और फिर देव अज्ञान बिड़ार शारदे जगदम्बे। अब कर देव बेड़ा पार शारदे जगदम्बे। और भरो ज्ञान भंडार शारदे जगदम्बे। के अलंकार युद्ध छंद सजाऊं। वीणा स्वर सारस बरसाऊं। अलंकार युद्ध छंद सजाऊं। वीणा स्वर सारस बरसाऊं। और भाव नीर का पान करूं नित। मन मराल सा निर्मल पाऊं। और सुचि मन में हो सुविचार शारदे जगदम्बे। अब कर देव बेड़ा पार शारदे जगदम्बे। और भरो ज्ञान भंडार शारदे जगदम्बे। के कालिदास साबर पा जाऊं। और वाल्मीकि तुलसी सा गाऊं। के कालिदास साबर पा जाऊं। वाल्मीकि तुलसी सा गाऊं। और मिले गजानन का सुभवास तो वेद व्यास पद रज पा जाऊं। और नित मनु में बजे सितार शारदे जगदम्बे। अब कर देव बेड़ा पार शारदे जगदम्बे। और भरो ज्ञान भंडार शारदे जगदम्बे।
मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी को स्वीकार करना ही चाहिए कि वो मंच पे आए। वे संकोच कर रहे हैं कि आज उनका कार्यक्रम है, मैं चाहूंगा कि वे मंच पे आए। वंदन, अभिनंदन और माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन। मैं सबसे पहले अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी जी के माल्यार्पण और अभिनंदन के लिए अब्दुल वाहिद जी को बुला रहा हूँ कि वे आ जाएं। अब्दुल वाहिद जी। भैया 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 मैं विधि जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए आदरणीय श्री अनिल मिश्र जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी भी सहयोग करें। सर सर अखिल भारतीय गीत परिषद के अध्यक्ष आदरणीय अनुराग मिश्र जी से निवेदन है कि वे हमारे वरेण्य अतिथि श्री हेमंत का अभिनंदन करने की कृपा करें। दादा स्टेडियम के पहले सर सर एक रह जाता किसी आओ सब लोग हैं, सब लोग आओ। से निवेदन है कि वे आए सुबह बहुत सी जांचें कराई हमने, सुबह और सब करा ली। हमारे वरेण्य अतिथि आरसी सेठ जी का अभिनंदन करें। तभी हम नहीं प्रेस क्लब मान के प्रेस क्लब के सामने वाली बिल्डिंग में स्टेट बैंक से पहले पूरी भाई साहब वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सभी लोग हैं, नहीं आया जानकारी उदय प्रताप सिंह जी का वो पूछ रहा था भारतीय ईमान अभिनंदन। कर्तव्य भवन से वरिष्ठ साहित्यकार के लिए अभिनंदन वे आए। सर सर डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे हमारे समस्त अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। उपस्थित नहीं हुए हैं और सभी लोगों से आप ही परिचित हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप ही ज्यादा, यही श्रेयस्कर ज्यादा रहेगा। इस समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर वीजी गोस्वामी जी, हमारे बीच वरेण्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार महेश चंद द्विवेदी जी, पत्रकार जगत की नामवर हस्ती हमारे दोस्त पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के सदर हेमंत तिवारी जी, मंच पे विराजमान बिशप आरसी सेठ जी और हमारे सामने हिंदी जगत, हिंदी साहित्य की बहुत ही महान विभूति आदरणीय प्रोफेसर सूर्य कुमार दीक्षित जी,
शायरी और अदब और साहित्य में, और न सिर्फ साहित्य में बल्कि समाज में और राजनीति में अपनी अलग शनाख्त, अपनी पहचान रखने वाले परम आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी साहब, साइंस की दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, जिनकी अपनी अलग पहचान और शनाख्त है। कई मुल्कों में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। मेरी मुराद डॉक्टर MIH फारूकी साहब, हेलो, लखनऊ में बहुत ही जो लोकप्रिय DM रहे, जिन्हें गौरव प्राप्त है 2 बार लखनऊ के DM होने का, ब्रिज के नीचे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से सेवानिवृत्त रास्ता ब्लॉक और सुशांत विश्वविद्यालय के चांसलर जयशंकर मिश्र जी, जिन्होंने साहित्य में अपनी अलग शनाख्त, अपनी पहचान बनाई। 17 किताबें उनकी प्रकाशित, हिंदी में, अंग्रेजी में और उर्दू में जो शायरों पे उनकी किताब है, वो बहुत ही नायाब किताब उनके नोके कलम से निकली है। आज की इस महफिल में प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ, जो पर्शियन विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि मेरे उनके तकरीबन 48-50 साल के संबंध हैं। 1977 में हम लोग मिले थे और इतना करीब हमारा उनका साथ है, एक एक चीज़ और एक एक लम्हे से वाकिफ़ हैं। वो राजनीति में गए और उस वक्त जनसंघ जो होती थी उसके टिकट पे बहराइच से मिले हुए। उत्तर प्रदेश में हैंडलूम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे, लेकिन उससे भी बड़ी बात, सुशील दुबे जी आ गए, उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने कलम और साहित्य से अपना रिश्ता, अदब से अपना रिश्ता जोड़ के रखा। हमारे बीच वो आज मौजूद है, हालांकि वो अलील है, तबीयत उनकी नासाज है, फिर भी वो तशरीफ़ लाए हैं। वो लखनऊ से मिला हुआ जो कस्बा मलियाबाद है, वो वहाँ की शान है, यानी जोश मलियाबादी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब हम लोग उनको देखते हैं तो जोश साहब की हमको याद आती है, वैसे ही खूबसूरत शख्सियत जैसे जोश साहब की दिखती थी। यहाँ पे प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब है, ताल्लुक़ तो उनका जौनपुर से है, लेकिन लखनऊ उनके अंदर ऐसा रच बस गया है कि लगता है कि लखनऊ की जो तहजीब है, जो ज़बान है, वो अब लखनऊ वालों के पास ज़्यादा नहीं बची है। लेकिन अब्बास रज़ा नैयर को जब हम सुनते हैं तो वही तहजीब और तहजीब में डूबी हुई वो ज़बान जो वो इस्तेमाल करते हैं, इस कदर वो लिखते हैं, पढ़ाते हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष हैं वो, लेकिन दुनिया में सफ़र करते हैं। उन्होंने अमेरिका, लंदन, फ्रांस और कई मुल्कों में उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, हिंदुस्तान की ज़बानों को रिप्रेजेंट किया। जो वो बोलते हैं, मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले सूबे में एक हमारे गवर्नर थे राम नायक जी, वो जिस जलसे में जाते थे तो ये कहते थे कि उसका संचालन जो है वो अब्बास रज़ा नैयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे होते हैं, ये मालूम उनको हो जाए तो उनको बड़ी तसल्ली होती थी कि अब जो है वो कम से कम अच्छी ज़बान सुनने को मिलेगी जो बिल्कुल गायब हो गई है। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। मैं नाम पहले वो ले रहा हूँ जिन्होंने आज के इस एजाज़, इस अवार्ड को जिन्होंने गौरवान्वित किया है। यहाँ आके हमारे बीच दिनेश चंद्र अवस्थी जी बैठे हैं। वैसे तो स्पेशल सेक्रेटरी रहे, वो यहाँ उससे रिटायर हुए, लेकिन साहित्य के लिए जो उन्होंने काम किया वो बहुत बड़ा काम उनका है। उन्होंने जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की जो संस्था कर्मचारियों के लिए उन्होंने बनाई,
उनको अनुदान देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए राज कर्मचारी साहित्य संस्थान के नाम से अजीज सिद्दीकी भी तो वो एक बड़ा काम है उनका जो उन्होंने किया है, और वो संस्थान लाखों रुपए के जो है सम्मान स्वयं में बांटता है। यानी वहाँ रहते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो उनके बाद जो लोग वहाँ पे काम देख रहे हैं और जो राज्य कर्मचारी हैं जो साहित्य से जुड़े हैं, उसमें साहित्य का भी प्रोत्साहन हो रहा है, उन कर्मचारियों का भी उसमें फायदा हो रहा है। आज वो यहाँ आए तो मैं इसलिए भी स्वागत कर रहा हूँ कि उन्होंने साहित्य के लिए बड़ा काम किया है। उनके बराबर में बहुत ही मशहूर तरीन सहाफ़ी प्रदीप कपूर साहब बैठे हैं। प्रदीप कपूर वरिष्ठ पत्रकार हैं, बल्कि खानदानी पत्रकार हैं। इनके वालिद साहब बिशन कपूर साहब, जिन्होंने बिलिट्स को एक नया रुख दिया, यानी जिस वक्त वो लिखते थे उनकी लेखनी, उस जमाने में बिशन कपूर साहब के लोग मुरीद हुआ करते थे और थोड़ी सी भी छोटी भी खबर छप जाए, छपने के लिए तमाम कोशिशें करते थे। बिलिट्स में मेरी खबर छप जाए तो जिसकी छप जाए खबर तो वो अपने आप को समझता था कि हम मोतबर हो गए, और जिसके बिशन कपूर साहब से ताल्लुक़ हो जाए वो समझता था कि मैं वाकई राजनीति में पारंगत हो गया और राजनीति का मैं बड़ा प्रोधा हो गया। ऐसी शख्सियत हमारे बीच प्रदीप कपूर की शक्ल में बैठी है, जिनकी आप पत्रकारिता भी देखने को मिलती है, की तहजीब भी हमें देखने को मिलती है। तो उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। आचार्य ओम नीरव यहाँ बैठे हैं, जो साहित्य जगत का एक ऐसा, लखनऊ में जो लखनऊ का स्कूल ऑफ थॉट जो था, जो साहित्य और पोइट्री का, आचार्य ने उसमें नई चीज़ों का उसमें इजाद की, नए नए नाम की खोज की, और इनके इर्द गिर्द लखनऊ के जितने नवयुवक जो साहित्यकार हैं वो बिल्कुल जैसे वो जो पेड़ के नीचे वो लगता है तब शहद का छत्ता, उसके इर्द गिर्द जैसे मक्खियाँ, जो खूबसूरत मक्खियों का मुझे जमघटा देखने को मिलता है, वैसे ही आचार्य ओम नीरव के आसपास मुझे मिलता है कि साहित्य का जमवाड़ा रहता है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। उनके बराबर में आरिफ अयूबी साहब बैठे हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष रहे फारसी विभाग के, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के का इन्होंने गौरव वहाँ बढ़ाया है। यहाँ अनिल मिश्र जी बैठे हैं। अनिल कुमार मिश्र जी वैसे तो पेशे से डॉक्टर है, CMO रहे कानपुर में, लेकिन साहित्य में इस कदर डूबे हुए हैं, जब इनका साहित्य देखते हैं, और साहित्य में होना कोई वो भी चलिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन साहित्यकार का शक्ल से साहित्यकार दिखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब हम अनिल जी को देखते हैं तो मुझे लगता है किसी एक सच्चे और अच्छे साहित्यकार से हम मिल रहे हैं। यहाँ पे वासिफ फारूकी साहब बैठे हैं। वासिफ फारूकी साहब न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू और ज़बान समझी जाती है, वहाँ वासिफ फारूकी साहब का नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। शायरी दुनिया का बहुत ही मुमताज़ तरीन नाम है। जिस स्टेज पे होते हैं, शायर चाहता है कि अगर वासिफ साहब उसके बारे में चंद कलिमात कह दें, चंद शब्द बोल दें, तो शायद वो उसकी कुछ हैसियत हो जाएगी। आज की इस महफिल में वो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। हमारे भी सुशील दुबे जी बैठे हैं, ये फ्रीलांस पत्रकार हैं। इनकी लेखनी जो है इतनी तेज़ है, जब इनकी पत्रकारिता हम देखते हैं तो वो जो गांव में होते हैं ना कि खरी बात कहने वाले, तो पत्रकारिता में बहुत कम, मेरे ख्याल हेमंत तिवारी जी भी सहमत होंगे कि खरी बात पत्रकारिता में कहने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। जो बस एक में माफी चाहता हूँ, हाँ हेलो। तो सुशील दुबे जी के बारे में मैं कह रहा था कि साहब लखनऊ में निकलने वाले तमाम अखबारों के ये एडवाइज़र रहे, संपादक रहे और बहुत सारी मैगजीनों से जुड़े रहे, लेकिन जो भाषा ये इस्तेमाल करते हैं वो आज के दौर की भाषा है, जो जल्दी लोगों को समझ में आती है। वो खरी बातें जब कहते हैं या लिखते हैं तो मुझे लगता है कि साहब आज के दौर में हम लोगों ने सब कुछ सीखा, लेकिन ये फन नहीं सीखा कि खरी बात मुँह पे कह दी जाए। सुशील दुबे जी यहाँ मौजूद हैं। या प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी बैठे हैं, आचार्य हैं, हिंदी विभाग में उन्होंने काम किया है, और लखनऊ में जहाँ जहाँ साहित्य के जलसे होते हैं, साहित्य की जो किताबें आती हैं
उन किताबों पे हम उनके लेख और भूमिका देखते हैं। इस कदर वो काम करते हैं, इतना लोकप्रिय हैं साहित्यकारों के बीच में। और जहाँ जिसने उन्हें स्नेह और प्यार से चाहा वहाँ जो है वो प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी जो है वो मौजूद होते हैं। मेरी मजबूरी आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्वागत अध्यक्ष हैं वो हमारे पंडित हरिओम शर्मा जी हैं और उनका काम मुझे निभाना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं एक लहर से चल रहा हूँ कि अनिल मिश्र जी बैठे हैं, ये लक्ष्मी शंकर निशंक जो लखनऊ में साहित्यकारों में अपना एक अलग मुकाम रखते थे, उनके बेटे हैं और स्वयं में वो बड़े साहित्यकार हैं। प्रोफेसर साबरा हबीब आ गई हैं, आप सीधे आ जाइए। देखिए प्रोफेसर साबरा हबीब का मामला ये है कि ये रशियन लैंग्वेज की प्रोफेसर है। ये रशियन लैंग्वेज पढ़ाती हैं भारत में। भारत में रशियन लैंग्वेज का को जितना प्रोत्साहन इनसे मिला है, सरकारें एक ज़माने में हमारी सरकारें रशिया के बहुत करीब होती थी, तो रशिया में रशियन जब यहाँ आते थे या यहाँ से किसी को जाना होता था तो प्रोफेसर साबरा हबीब के बिना कुछ हो नहीं पाता था। तो साबरा हबीब साहिबा हमारे बीच हैं। उससे बड़ी बात यह है कि वो अदब और साहित्य की है और मैक पे जिस वक्त वो निज़ामत कर रही होती हैं, हमारे बहुत से कार्यक्रमों की निज़ामत उन्होंने की है। जब वो निज़ामत कर रही होती है, मेरे ख्याल अब्बास रज़ा नैयर भी हमसे इत्तेफाक करेंगे कि प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा की निज़ामत जो है वो शानदार निज़ामत, और लोग मुतमन्नी रहते हैं कि वो उनके बारे में कुछ सुन सकें। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार अफजाल अंसारी साहब बैठे हैं। अफजाल अंसारी साहब ने पूरी ज़िंदगी दैनिक जागरण से अपनी ज़िंदगी शुरू की और आज वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। जो मान्यता लोगों को दी जाती है उस कमेटी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बहुत सालों, और उनकी रिकमेंडेशन पे लोगों को मान्यता मिलती थी। आज वो यहाँ मेरे बीच आए हैं, हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। महेंद्र भीष्म जी जो पेशे से तो वो कानूनी आदमी हैं, यानी वो लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो जो साहित्य में उनकी तन्मयता है, साहित्य में जितना वो विलीन रहते हैं। वो लखनऊ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, लेकिन हर दिन इनकी नई किताब नए तरीके से ये प्रस्तुत करते हैं और देख के खुशी होती है कि लॉ में होते हुए भी, और लॉ के लोगों से तो मैं पहले ही अभी मैं जिक्र कर रहा था अपने जो आज की सदारत अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर वी जी गोस्वामी जी की। लोग बहुत सारे मंचों पर रहते हैं साथ, लेकिन प्रोफेसर गोस्वामी को जो मैं देखता हूँ कि सब कानून से बना, कानून के आदमी, और साहित्य में जब आते हैं तो मैं कहता हूँ इनका साहित्य जो है वो कानून से बंधा हुआ साहित्य हमको देखने को मिलता है। तो वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ मैं भूल गया महेश चंद्र द्विवेदी जी को। महेश चंद्र द्विवेदी जी को मैंने तब देखा है जब पुलिस का डंडा इनके हाथ में था, लेकिन जबान उस वक्त भी लखनऊ की शराफत की थी इनके पास। साहित्य इनके पास उस वक्त भी ऐसा था जिसको मीनारे नूर की तरह देखा जा सकता है। यानी एक ऐसा अदीब, ऐसा शायर जिसकी जबान सलीस हो। वो उर्दू बोले तो लगता है कि ये उर्दू का आदमी है, जब वो हिंदी बोले तो लगता है हिंदी का आदमी है। तो मैं बहुत हैरत में था, अचंभित था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पुलिस में रहते हुए इतनी खूबसूरत जबान कैसे बोल सकता है। बाद में मुझे राज पता चला कि साहब हमारी जो भाभी जी हैं वो भी साहित्यकार हैं साहब, वो भी लिखती हैं, और जिस घर में दो लोग लिखने वाले हों तो मेरे ख्याल फिर कोई रोक नहीं सकता उसकी ज़बान को, उसके साहित्य को। मैं इसलिए उनका बहुत ही दिल की गहराइयों से मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ देखिए राजी सिद्दीकी साहब बैठे हैं, 40-42 साल से जो है वो फोटो जर्नलिस्ट हैं। बहुत ज़माने तक इन्होंने जर्नलिस्ट जो फोटो पत्रकारिता है उसमें बहुत काम किया, लेकिन आजकल ये पत्रकारों को जोड़ने के लिए प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उस तरह से पत्रकारों को जोड़ रहे हैं। यहाँ रीमा सिन्हा जी बैठी हैं, ये कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, और उनके अखबार जो कंट्री ऑफ इंडिया है उससे वो जुड़ी हुई है। मैं उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। आरिफ मुकीम नए नवोदित जो बिल्कुल फोटो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन फोटो ये साहित्यकारों के कम खींचते हैं
और जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनके ज़्यादा खींचते हैं। आज इनको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि आज से इनका जो कैमरा है वो साहित्यकारों की तरफ घूम जाएगा और जो एक्टर्स हैं तो उनसे थोड़ी सी वो दूरी बनाए तो अच्छा होगा। हमारे बीच अभी आपने श्री मंगल सिंह मंगल को सुना, यहाँ पे अखिल निगम साहब हमारे बीच बैठे हैं, DIG हैं पुलिस में और बड़े साहित्यकार हैं। यहाँ पे किसके किसके बारे में बताऊँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब एक से बढ़ के एक यहाँ मौजूद है। वह तो देखिए प्रमोद चौधरी साहब पीछे बैठे हैं, ये सिविल डिफेंस के यहाँ चीफ रहे, यश भारती से सम्मानित हैं, समाज में इनकी सेवाएं हैं। पोलियो पे जो बड़ा काम जो किया वो इन्होंने काम किया। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रमोद चौधरी से कि आप आगे आ जाइए, आ जाए तो अच्छा लगेगा। पापा जी प्रमोद चौधरी साहब हैं, यहाँ कुमार तनल साहब बैठे, जितने नाम है, अब्दुल भाई साहब है और जितने लोग बैठे हैं, ठीक है रीमा जी, तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अब मैं क्या धीरे धीरे, ये मिथिलेश लखनवी बैठे हैं, ये मिथिलेश लखनवी साहब इन्होंने कल मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो गज़लें हैं वो मैंने कंपोज की है और मुझे गाना है। मैंने कहा वहाँ समय ही नहीं मिलेगा, साहित्यकार जब एक बार माइक पकड़ता है तो छोड़ता ही नहीं है, उसकी आदत बहुत खराब होती है, आपका तो उस पर कहीं चांस ही नहीं आएगा। तो फिर बहरहाल मैंने एक कहा लेकिन दो पे राजी हो गए, वो दो गज़लें आपको सुनाएंगे, थोड़ा सा माहौल बदलेगा। मैंने भी सोचा चलो ये अच्छा है, प्रतीक जी देखिए पीछे बैठे हैं, मतलब एक से एक बड़े साहित्यकार जो यहाँ पर बैठे हैं और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए रंजीत तिवारी जी उधर बैठे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो जब आदमी धीरे धीरे निशब्द हो जाए तो शायद शायरी ही उसका साथ देती, क्यों नहीं है सब। हाँ, तो आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, और फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू। आपकी आमद में इस यहाँ पे देखिए फिर ये सुधा डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं, ये वैसे तो आज सारा इंतजाम इनके पास है, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से आजकल साहित्य को परोसने का काम कर रही है, साहित्य को बढ़ाने का काम कर रही है। मैं देख के खुशी होती है कि जब लोग साहित्य की तरफ बढ़ता हुआ लोगों को मैं देखता हूँ। यहाँ मंजू सक्सेना जी बैठी हैं, उर्दू की शायरी इनकी सुनिए, एक एक लफ्ज़ लगता है कि साफ शफाफ, बिल्कुल जैसे पत्तों पे वो शबनम गिरती है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो खूबसूरत लफ्ज़ अपनी शायरी में ये उसको परोती हैं। साइंस के बहुत बड़े प्रोफेसर यहाँ पे जवान नुसरत साहब बैठे हैं, हमारे अजीज़ हैं, और वो यहाँ आज की इस तकरीब में आए हैं, अदीबों और शायरों की तकरीब में है, जबकि इनकी दुनिया अलग है। जिस तरह प्रोफेसर जैसे डॉक्टर MIH फारूकी की है, जैसे अब्बास अली मेहंदी साहब की है, ये दूसरी दुनिया के आदमी हैं। मुझसे लोगों ने कहा कि ये जो आपने कलम वीर सम्मान है, ये तो जो साहित्यकार और अदीब हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन अब्बास अली मेहंदी साहब का, तो मैंने कहा इसमें दो वजह है। एक तो अब्बास अली मेहंदी साहब से मेरे रिश्ते हैं और उनके वालिद साहब से बहुत पुराने हमारे रिश्ते। डॉक्टर मेहंदी लखनऊ की शान होते थे, वो हमारे बीच नहीं है। एक तो मेरा वो रिश्ता है, लेकिन उससे बड़ा एक रिश्ता ये है कि अगर डॉक्टर कलम नहीं चलाएगा तो कोई ठीक नहीं हो पाएगा। उसका काम हद से ज़्यादा कलम चलाने का है, और हमारा कलम तो कभी कभी समाज को ठीक करता है, लेकिन इनका कलम जो है लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो ये कलम से सीधा इनका नाता है। कहने को तो डॉक्टर है, मेडिकल के है, जो KGMU है उसका ट्रामा सेंटर जो है उसके फाउंडर इंचार्ज ये रहे हैं, KGMU में प्रोफेसर रहे हैं, आजकल ईरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो ये रिश्ता, कलम का जो रिश्ता है, वो जो जहाँ बैठा है वो वहीं जो है वो सितारे की तरह चमक रहा है। मैं एक बार दिल की गहराइयों से सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कि कलम वीर दिवस, ये 1980 में हमारे कुछ लोगों ने शुरू किया था। उसमें डॉक्टर सिद्धू थे, उसमें शम्स भारती नगरामी थे, उसमें शाह फारूक अता थे, उसमें डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य थे, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर मुजम्मिल साहब थे। वो आज हमारे बीच नहीं है जिन्होंने ये काम शुरू किया। मैंने जब ये 40वां कलम वीर दिवस हो रहा था, प्रेस क्लब में वो किया गया, चूँकि यहाँ रिनोवेशन हो रहा था,
जैसे अभी बड़े हाल में होता था तो वो शायद आजकल उसमें भी रिनोवेशन हो रहा है, तो मजबूरी में यहाँ करना पड़ रहा है। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि देखिए इतने लोग होने के बाद भी बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन लोग खड़े हैं। ये मेरे लिए कम से कम मैंने साहित्य में ऐसा नहीं देखा है कि साहित्य का जलसा हो रहा हो उसमें साहित्यकार खड़े हों। ये लेकिन बहरहाल ये मेरी मजबूरी है कि यहाँ का बड़ा हाल जो है वो नहीं मिल सका। हाँ, कुर्सियाँ आ रही हैं, वो तो ठीक है, व्यवस्था हो भी जाएगी, लेकिन ये एक मजबूरी है। तो मैं जिक्र कर रहा था उनका, जिन्होंने इस काम को शुरू किया। तो उस 40वां जब हुआ, उसमें प्रोफेसर साबरा हबीब साहबा भी मौजूद थी। तो वहाँ मैंने कहा कि भाई देखिए 40वां हो गया और हमारे यहाँ 40वें के बाद बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो इस सिलसिले को बंद कर देना चाहिए। और बस बहुत दिन बहुत हो गया। तो सत्यनारायण मिश्र जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपका इससे कोई मतलब नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं हम करेंगे और हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद हमारे शागिर्द करेंगे। मुझे बहुत उस जुमले ने कुव्वत और ताकत बख्शी। और सिर्फ ये उनका कहना ही नहीं था, उनके बाद ये दूसरा हो रहा है, उनके जाने के बाद दूसरा तो 2 जलसे उनके जाने के बाद हुए। लेकिन मुझे कहते हुए फख्र और गर्व महसूस हो रहा है कि उनके शिष्य, उनके शागिर्द, उसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पे डॉक्टर योगेश गुप्ती जी का है। नवसर्जन संस्था के अध्यक्ष हैं वो, अखिल भारतीय अगीत परिषद है, या अवध साहित्य अकेडमी है और मीडिया फाउंडेशन, इसके इश्तराक से ये फंक्शन हो रहा है। और इस कदर तन्मयता के साथ ये कर रहे हैं कि मुझे आज महसूस ही नहीं होता है कि डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य चले गए, डॉक्टर सिद्धू चले गए, शम्स भारती चले गए, या जिन लोगों ने ये चिराग जलाया था वो लोग चले गए। ये नया परचम इनके हाथ में है और ये इतनी मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं, मुझे देख के बहुत खुशी होती है। हमारे बीच बिशप आरसी सेठ मौजूद हैं। बिशप साहब का मामला ये, देखिए मैं कुछ देर इसलिए बोले ले रहा हूँ कि अम्मा साहब का फोन है, उन्होंने कहा बस मैं 10 मिनट आप इस तरह रोक लीजिए और मैं पहुँच रहा हूँ। तो मैंने सोचा 10 मिनट मैं ही क्यों ना इसमें जो है वो सर्व कर दूँ। तो और जिस वक्त रुक जाइएगा बता दीजिएगा, बैठ जाऊँगा। तो ये पूरी इनकी टीम, इसमें दिवेश हैं, इसमें मनु हैं, इसमें विशाल मिश्र हैं, मतलब इनकी जो पूरी टीम है वो इन कार्यक्रमों का आयोजन करती है। मेरा तो सिर्फ ताल्लुक ये है कि कुछ उर्दू वालों के नाम मैं बताता हूँ, कुछ शहर के और जो नुमाइंदा लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं उस सिलसिले में अब सत्य जी के ना होने पे मैं ये थोड़ी सी इसमें मदद करता हूँ। लेकिन जो बड़ा काम ये लोग करते हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो समझ सकते होंगे कि ये डॉक्टर योगेश जी, आप ये इनकी जो पूरी टीम है, ये नवसर्जन संस्था के नाम से हफ्ते में, महीने में 2 दिन की किताबें आती हैं और देख के खुशी होती है मुझे। मसीहुल्लाह साहब पीछे हमारे तशरीफ रखते हैं जो लखनऊ में बहुत एक्टिव है। नीचे RK सक्सेना साहब देखे खड़े हैं, AK सक्सेना साहब आ गए, डॉक्टर नीता सक्सेना जी यहाँ मौजूद हैं, जितने ये देखिए सामने यादव जी बैठे हैं, मृत्युंजय जी बैठे हैं जो पत्रकारिता में एक अपना अलग पहचान रखते हैं, यानी साहित्यिक पत्रकारिता जो है वो इनके यहाँ मुझे देखने में मिलती है। सत्यम जी बैठे हैं, देखिए लहरपुर से महबूब साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। भाई अगर वो 1 घंटे नहीं आए तो 1 घंटे नहीं चलता है। अब मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि मैं तो किसी के वक्त गुजारी का काम कर रहा हूँ। और देखिए ये जिसके बारे में ये कह रही हैं, इनके उनके रिश्ते बड़े करीबी के हैं, बड़े करीब के रिश्ते रहे। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैंने 20 मिनट कहे हैं तो अगर किसी को गरा गुजर सकते हैं तो वो सिर्फ प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा को गुजर सकते हैं। या तो प्रोफेसर साबरा हबीब साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इस्तकबाल करने के लिए यहाँ आया था और मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर सबका इस्तकबाल कर रहा हूँ। और शायद अभी बार बार मुझे देखिए इदार साहब बैठे हैं, मुझे सब नाम ही दिख रहे हैं, मैं करूँ क्या इसका। कि देखिए परवेज साहब बैठे खड़े, अच्छी और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, परमजीत जी बैठे, इमरान कुरैशी साहब देखिए समाज सेवक हैं, और बेहतरीन देखिए सरफराज साहब बैठे हैं पीछे। तो अब ये लोग वो हैं जिनका नाम ना लिया जाए तो ये भी बदतमीजी है। और बहरहाल मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अभी सिफत ज़ोहरा यहाँ बैठी हैं, इनकी एक किताब है, इन्होंने सिफत ज़ोहरा ने तमाम मज़ामीन को यकजा करके फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी ने उसको शाया किया है।
इनकी वो किताब अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लोकार्पित होगी, आपके बीच होगी। मैं एक बार फिर आपका आभारी हूँ कि आपने इतनी देर मुझे सुना, और मैं संचालक महोदय को एक बार फिर उससे निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर बोलने का मौका दिया, और मैं आपका आभारी हूँ कि इतनी देर आपने मुझे बर्दाश्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अधिक अजय वर्मा जी आ गए, अब करें क्या हम? ये देखिए अजय वर्मा जी ये पत्रकार है, 3 दिन से पता नहीं क्या क्या ये लिख रहे हैं, जो खूबियाँ मुझे भी नहीं अपने बारे में मालूम थी वो सब ये लिख लिख के बता रहे हैं। मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर सुनी। मैं विजय कुमारी मौर्य और मंजू सक्सेना जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे हम प्रोफेसर साबरा हबीब जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। अच्छा क्या क्या है? प्रोफेसर घूम जाइए हम लोगों की तरफ है। मैम प्लीज मैम सिंह मंगल जी आ जाएं, उनका भी अभिनंदन। मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि डॉक्टर सुल्तान साकिर रसूल जी का माल्यार्पण द्वारा और वस्त्र द्वारा अभिनंदन करने की कृपा करें। सर थोड़ा माइक। आपने बहुत सुंदर वाणी वंदना की, और ये उसी का जो है फल है कि यहाँ पर पूरा हॉल भर गया है और बैठने की जगह नहीं रह गई। मैंने कुर्सी की व्यवस्था के लिए कहा है, अभी कुछ देर में मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ बैठ जाएं। मैं आदरणीय आरसी सेठ जी से निवेदन करूँगा कि वे आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले हम अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जो उसने अनुग्रह दिया कि हम आपके बीच उपस्थित हो सके, और धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर साहब के लिए, और जिन्होंने आज अपने जन्मदिन के ऊपर इस कलमवीर राष्ट्रीय कलमवीर के दिवस के ऊपर उन्होंने न्योता दिया। इसलिए डॉक्टर साहब आपके हम बहुत धन्यवादी हैं, और धन्यवादी हैं कि आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना अनमोल समय निकाल के लेके आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं इस दिवस के ऊपर कि हमारे और डॉक्टर साहब के लगभग 12 साल के अच्छे रिश्ते हैं, और आज उन्होंने अपने जन्म के 68 साल आज पूरे किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और नहीं न जाने कितने लोग कितनी बार चाहा कि हम धरती पर जिंदा रहें, जीवित रहें, मगर नहीं रह सके। मगर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम 2 बातें हमने डॉक्टर साहब से सीखी हैं, और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर हाजी सुल्तान हाशमी जी, साकिर हाशमी जी, और आप एक दीन और नम्र व्यक्ति हैं, और इसलिए इनसे हमने दीनता और नम्रता के विषय में सीखा कि इतनी बड़ी हैसियत रखने के बावजूद भी जिससे भी मिलेंगे बहुत दीनता और नम्रता के साथ में मिलेंगे। और दूसरी बात हमने सीखी कि आप परिश्रम बहुत करते हैं। जब सुबह हम कई बार फोन लगाते हैं तो वो रहीमाबाद या मलिहाबाद में होते हैं। हम बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपके धन्यवादी हैं कि ये 2 चीजें मैंने आपसे सीखी हैं, और आपके जन्मदिन के ऊपर हम बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहते हैं, और तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं, और अपने बेस्ट सैदा फेलोशिप ट्रस्ट की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इसलिए धन्यवाद, क्योंकि हमें निकलना है, मुझे उन्नाव पहुंचना है जल्दी से 6 बजे। इसलिए सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ विद्वान लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है वे भी आए और अपनी बात कहने की कृपा करें। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा निवेदन है सभी से कि कर्तव्य ध्वनि में उनका अभिनंदन करें। इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गोस्वामी जी, मंच पर बैठे हुए आदरणीय द्विवेदी जी,
संस्था के अध्यक्ष सेठ जी, दूसरी ओर प्रोफेसर साबरा हसीन जी, हाशमी साहब जिन्होंने जीवन के इतने पसंद देख लिए हैं और आज उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना उनके प्रति। और सभागार में तो इतनी विभूतियाँ विराजमान हैं कि अगर उनका समय लेना शुरू करें, नाम लेना शुरू करें, तो जितना समय हाशमी साहब ने लिया उससे ज़्यादा समय बीत जाएगा। इसलिए सामूहिक रूप से आप सबके देवियों सज्जनों को मैं अभिवादन करता हूँ। संगोष्ठी में बड़ा अच्छा विषय निर्धारित किया गया है, साहित्य और शायरी, कल और आज। ये कल शब्द ऊहात्मक है, बीता हुआ कल भी, आने वाला कल भी। बीते हुए कल को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता है, वो इतिहास का विषय है। और इतिहास का बहुत कुछ पक्ष ऐसा होता है जो गोपन होता है, जो विवादास्पद भी होता है। बहरहाल हिंदी और उर्दू इस देश के दो महत्वपूर्ण ज़बानें, दोनों भगीरथी भाषाएं हैं। इनका इतिहास लगभग 1500 वर्षों का है। 7वीं शताब्दी से इनके मूल, इनकी जड़ें दिखाई देती हैं, कभी सिद्ध काव्य के रूप में, कभी नाथ साहित्य के रूप में, कभी संत साहित्य के रूप में, कभी जैन साहित्य के रूप में, जिसको वीरगाथा काल कहा गया, चारण काल कहा गया, रासो काल कहा गया। उसके बाद लगभग 600 वर्षों तक चलता हुआ हमारा भक्ति आंदोलन, जिसमें सूर तुलसी जैसे कबीर, सूफी काव्य भी, संत काव्य भी, राम काव्य भी, कृष्ण काव्य भी, फिर गीत काव्य भी, दरबारी काव्य भी। तब आता है 18वीं शताब्दी के पश्चात ये नया जागरण, 19वीं शताब्दी का जागरण। और उसके बाद बहुत कुछ आप भी सब साक्षी हैं, निरंतर जो प्रयोग और परिवर्तन होते रहे हैं, कभी भारतीय मंडल का, कभी द्विवेदी युग का, कभी छायावाद, कभी प्रगतिवाद, कभी प्रयोगवाद, कभी नई कविता, कभी आज की कविता। और यही स्थिति गद्य साहित्य की भी है। इतनी सारी विधाएं हैं, उपन्यास भी है, कहानी भी है, लेख भी है, शोध भी है, और संस्मरण ले लीजिए, रेखा चित्र ले लीजिए, रिपोर्टाज ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, पत्र लेखन ले लीजिए। अब तो पत्रकारिता भी साहित्य का एक विषय है। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूपों में फैला हुआ साहित्य, बड़ा विराट रचना संसार है इसका। उन सबका नाम गिनाना ही घंटों का विषय हो जाएगा, लेकिन संकेत रूप में आज के साहित्य की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। विशेष रूप से काव्य, शायरी, बहुत लोग निराश हैं और कभी कभी हताश होकर इसकी चर्चा करते हैं कि पठनीयता कम होती चली जा रही है, श्रवणीयता कम होती चली जा रही है, साहित्य हाशिए पर चला गया है, अब उसके अच्छे प्रकाशक नहीं रह गए हैं। अगर प्रकाशित भी हो जाती है, लोकार्पित भी हो जाती है, तो गंभीरता पूर्वक उसके अध्येता नहीं रह गए हैं। शोध और समीक्षाएं भी शिविरबद्धता की शिकार हो गई हैं, उनके ऊपर आइडियोलॉजी हावी है, अलग अलग दल हावी है, और कुल मिलाकर प्रोपेगेंडा या प्रचार का बोलबाला है, चाहे पुरस्कारों के वितरण हो, चाहे उपाधियों के वितरण हो। तो ये सारी स्थितियां एक बार हमको हताश भी करती हैं, लेकिन दूसरी ओर आश्वस्त भी करती हैं कि इन समस्याओं के बावजूद निरंतर प्रकाशन हो रहे हैं, अधिकाधिक साहित्य रखा जा रहा है, लोग सुन और पढ़ भी रहे हैं, पर जायके सबके अलग अलग। इस समय हमारे बीच जो कविता प्रचलित है उसको मोटे तौर से हम 5 भागों में बांट सकते हैं। एक कविता जिसको किताबी कविता कहते हैं, जो छपी कविता होती, पुस्तकीय कविता। दूसरी कविता जो मंचों पे सुनाई देती है, पता नहीं कविता है कि नहीं है, वो जो सम्मेलनों का जमाना था, जो मुशायरों का जमाना था, उससे भिन्न एक दूसरी तरह की कविता आ गई है, जिसमें चुटकुलेबाजी ज्यादा है, जिसमें विदूषकत्व ज्यादा भर गया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में सुनी जा रही है। उसका श्रोता वर्ग अलग है, वो केवल मनोरंजन के भाव से आते हैं, उसको सुनते हैं, और उनकी तबीयत को खुश रखने के लिए पेशेवर कवियों को वही तरीका अपनाना पड़ता है। बहरहाल कविता का एक रूप तो वो है ही। तीसरी फिल्मी कविता जो सिर पे चढ़ के बोल रही है, कैसे भी करें लेकिन उनको गुनगुनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कहीं नहीं तो वास्तव में जरूर गाते हैं, और वो जीवन के विभिन्न पक्षों को छूती हुई अब उसको साहित्यिक मान्यता भी मिलने लगी। बहुत अच्छे अच्छे शायर भी उसमें हुए हैं, आपके लखनऊ से ही और दूसरे पूरे हिंदी जगत से। तो नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं, आप सब भली प्रकार परिचित हैं, उसकी अपनी अलग अलग शैलियाँ हैं। चौथी तरह कविता है जो जनपदी बोलियों में लिखी जा रही है, अवधी में, ब्रजभाषा में, बुंदेली में, भोजपुरी में,
कुमाऊनी में, गढ़वाली में, बिहारी भाषाओं में, ऐसी 21 भाषाएं हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जितनी जनपदी भाषाएं हैं उनमें गद्य भी अब काफ़ी कुछ लिखा जाने लगा है, कविता तो काफ़ी मात्रा में है। और छठी प्रकार की कविता जिसको हम लोक साहित्य कहते हैं, जो लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं, पता नहीं उनका रचयिता कौन है, लेकिन वो सदियों से हमारे बीच अलग अलग संस्कारों के अवसर पर, अलग अलग ऋतुओं के अवसर पर, कभी धार्मिक गीत के रूप में, कभी आख्यानक रूप में, कभी श्रम गीत के रूप में, कभी जातीय गीत के रूप में, उनके भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो कहने की तात्पर्य हुआ कि इतना विराट रचना संसार है कविता का, अब इसको अधिकाधिक लोकप्रिय कैसे बनाया जाए, ये एक विचारणीय समस्या, एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। कुछ लोगों का मत है कि अगर कविता की उपयोगिता वृद्धि हो जाए, उपयोगिता के तात्पर्य आज का समाज जिस तरह है, अर्थोपार्जन की दिशा में या भौतिक उन्नति की दिशा में आपाधापी में बहुत तेजी से भागता हुआ और उसकी तरफ वो सारी शक्ति झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर कविता में भी उन्हीं बातों का जिक्र हो जिससे उनकी भौतिक उपलब्धि सुनिश्चित हो सके, उनको वार्षिक लाभ हो सके, इस तरह का काव्य प्रशिक्षण अगर दिया जा सके जिसको सुनकर लोग शायर हो जाएं, कवि हो जाएं, मंचों पर लिखने लग जाएं, रेडियो दूरदर्शन से प्रसारित होने लग जाएं, ज़्यादा छपने लग जाएं, ज़्यादा पढ़ने लग जाएं। एक ज़माना था जब कविता काफ़ी पढ़ी जाती थी और बिकती भी बहुत थी। बच्चन की मधुशाला कितने संस्करण उसके निकले हैं कहा नहीं जा सकता, ऐसा न जाने कितने गीत, न जाने कितने उपन्यास, इसी नगर में चित्रलेखा के जितने संस्करण हुए हैं। आज जो बेस्ट सेलर होते हैं इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये कृतियाँ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रकाशकों का जो शोषण बढ़ा और उसी के साथ साथ लेखकों की जो बाढ़ आई, इस समय के एक संकट ये है कि तमाम सारे रचनाकारों के बीच में अच्छे रचनाकारों को खोज पाना कठिन हो गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है और कुछ पैसा घर से खर्च करके किताब छपवा लेने की सुविधा प्राय हर एक के पास है। तो इतनी ज़्यादा पुस्तकें आ रही हैं, छप रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं कि उस पूरे विराट रचना संसार में से अच्छी कृति को खोज पाना बहुत कठिन हो गया है। तो इसके लिए जिस प्रकार के समीक्षा शिविरों का आयोजन होना चाहिए, जो पाठकीय शिविर या पाठकीय क्लब जिनको कहा जाता था, उनकी जो रचना की जानी चाहिए वो विचारणीय बिंदु है। एक प्रश्न ये भी आया कि जैसे पत्रकारिता ने अपनी जगह बना ली है अपने न्यूसेंस वैल्यू की वजह से, सत्ता उसे डरती है और इसलिए उनको विशेष महत्व दिया जाता है। पत्रकारिता का वो गुण तो ऐसा नहीं दिखता है जो किसी जमाने में पलाड़कर जी के ज़माने में था या अम्बिका प्रसाद वाजपेयी के ज़माने में, लखनऊ के पुराने पत्रकारों के ज़माने में। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो उन्होंने निकाली है, खोजी पत्रकारिता, वो सत्ता को चौंकाती जरूर है और उससे लोग भयभीत होकर महत्व जरूर देते हैं। तो ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर कविता में भी वही न्यूसेंस वैल्यू भर दिया जाए, माने ये कविता नारेबाजी करने लग जाए, सार्वजनिक समारोहों में और चौराहों पर या आक्रोश और विद्रोह के तौर पर प्रकट करे, तो हो सकता है कि सत्ता डरकर इनके लिए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया करावे, इनको ज़्यादा महत्व दे। हालांकि उससे कविता का चरित्र बिगड़ जाएगा। केवल लोकप्रियता ही महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा है उसका स्तर, उसका जो अभिव्यक्ति पक्ष है, जो कला पक्ष है। तो बहरहाल ये तमाम समस्याएं कविता के साथ हैं। पाठ्यक्रमों में कैसी कविताएं रखी जाएं, शोध और समीक्षा कैसी रचनाओं की जाए, और जो अर्ध विकसित विधाएं हैं उनको कैसे विकसित किया जाए। जैसे गद्य के क्षेत्र में अभी हम विश्व भाषाओं से स्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। इतना सारा लेखन होने के बावजूद भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद अभी किसी दूसरे को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। एशिया के स्तर पर भी अभी वो समादर नहीं प्राप्त हो रहा। इसका तात्पर्य यह है कि विश्व स्पर्धा में अभी हमको बहुत तैयारी करनी है और उसके लिए जरूरी है पाठक तैयार किए जाएं। उसके लिए जरूरी है कि बीच में इस प्रकार की संगोष्ठियाँ हों, विचार विमर्श हो, हम अपने को अलग अलग खामों में न बांटें। जैसे आज का साहित्य बटा हुआ है, कोई स्त्री विमर्श पर अटका हुआ है, कोई दलित चेतना में अटका हुआ है, कोई किन्नर विमर्श की बात कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक चेतना की ओर जा रहा। ऐसे छोटे छोटे विमर्श, साहित्य तो सबका लेकर के होता है। उसका अर्थ साहित्य का मतलब ही है जो सबके सहित हो, और जो सहित होता है वही हित करता है, उसी का भाव साहित्य कहलाता है। तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में साहित्य को देखने की
और उसका अधिकाधिक जो सकारात्मक पक्ष है उस सकारात्मक पक्ष को उभारने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है और विश्वास है कि सरकार के समारोहों से इस आंदोलन को, इस अभियान को गति मिलेगी। इसी मंगल आशा के साथ मैं हाशमी साहब पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस अवसर पर आप सब जो यहाँ पधारे हैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी के लिए, उनके लिए एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आदरणीय श्री पवन सिंह चौहान जी आ गए हैं। मेरा मंचस्थ अध्यक्ष और वरेण्य अतिथियों से निवेदन है कि उनका अभिनंदन करें। माल्यार्पण और लखनऊ की शोभा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की शोभा आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी करके जो है अपना उद्बोधन हमें दें, हमें आशीर्वाद दें। वो और करते रहे, इसलिए ये भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो चिराए हो और बहुत दिनों तक ये सेवा करते रहे। और जो मंचस्थ मेरे सब परिचित हेमंत तिवारी जी, ध्रुवी जी, पवन चौहान साहब और सभी हमारी आदरणीय बहन, इन सबको जो सम्मानित है, इन सबको बधाई देता हूँ। और यहाँ नीचे इसमें श्रोताओं में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो उतने ही आदरणीय हैं जितने मंच पर लोग बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और एक बहुत संक्षेप में बोलूँगा मैं, आदरणीय दीक्षित जी के बाद कुछ कहना ठीक नहीं है। उन्होंने बड़े विस्तार से बता दिया कि कल और कल और कल और आज में क्या फर्क है। मैं चूँकि बचपन से साहित्य से जुड़ा रहा, शायरी से, खासतौर से उर्दू शायरी से भी, हिंदी शायरी से भी मंचों पे जाता रहा, जिसको दीक्षित जी ने इशारा भी किया कि दो तरह की कविता है, एक पुस्तकी कविता और एक है पुस्तकी कविता जो जनता तक जाती है मंचों के द्वारा। तो मैं उसमें जुड़ा रहा, तो मैं उसके बारे में कह सकता हूँ, थोड़ा सा बता सकता हूँ कि कल जो एक ज़माना वो था कि कभी ये चिंता नहीं करता था कि हमें जनता को खुश करना है। उन्होंने जनता को दिशा देनी होती थी और जनता ये कोशिश करती थी कि कवियों की कविता तक पहुँचे। दिनकर जी की कविता तक पहुँचने की कोशिश तब के श्रोता करते थे। आज का कवि जनता तक पहुँचने की कोशिश करता है, होता है कि जो जनता चाहती है वो हम लिखें जिससे कि हमें तालियां ज़्यादा मिलें और जैसा दीक्षित जी बता रहे थे कि हमको लाभ भी ज़्यादा हो। तो ये एक तो ये अंतर है कि पहले श्रोता कवियों तक जाने की कोशिश करता था। उस ऊंचाई पर अगर कवि हिमालय की चोटी से लिख रहा है तो श्रोता कोशिश करता था कि वहाँ तक पहुँचे। आज कवि जो है वो ये कोशिश करता है कि हम श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खुश रखें। एक तो ये अंतर है। दूसरा, तब जैसा कि इशारा किया दीक्षित जी ने कि मनोरंजन का साधन नहीं थी कविता। कविता हमको एक दिशा देती थी, जीवन में कुछ अच्छी बात बताने की सीख देती थी। दिनकर जी की एक पंक्ति है कि बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। तो कविता तब सुंदर बनाया करती थी विश्व को। अब कविता जो है वो विश्व को जो मनोरंजन अधिक करती है। तो ये अंतर तो है, लेकिन ये अंतर हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। आज भी बहुत अच्छी कविता लिखी जा रही है, उर्दू में भी, हिंदी में भी। लेकिन वही बात है कि अब हमको भूसा ज़्यादा फटकना पड़ता है। पहले हम थोड़ा भूसा फटकते थे तो 1 किलो गेहूँ निकल आता था। अब हम अगर 10 मन भूसा फटके तो 1 किलो गेहूँ निकल सकता है। ये तो अंतर हुआ और ये इस पे आप रोक नहीं सकते। ये अच्छी बात भी है, इससे कम से कम ये है कि साहित्य की तरफ रुचि और अभिरुचि बढ़ रही है, इसकी हमें तारीफ। मैं इजाज़त हो तो सिर्फ अपने 1-2 शेर सुना दूँ, बजाय इसके भाषण मुझको देना आता नहीं है, वैसे भी नहीं, आप जानते हैं कि मैं
बोल पाता हूँ। मैं आज एक कलमवीर जो है इस पर मैं एक मेरी गज़ल है, उसके पूरे शब्द से शेर याद नहीं है, तो एक शेर पढ़ रहा हूँ कि जो सर से लेके पाँव तक खुददार नहीं है, जो सर से लेके पाँव तक खुददार नहीं है, हाथों में कलम लेने का हकदार नहीं है। चाहे वो पत्रकार हो चाहे शायर हो, और पत्रकारों को तो खास तौर से मैं ये कहता हूँ कि आज भी बड़े निर्भीक पत्रकार हैं, और दोनों तरह के हैं, जैसे शायर दोनों तरह के, ऐसे पत्रकार दोनों तरह के। तो मैं कोई ये नहीं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अपनी अपनी मजबूरी है। तो मेरा ये शेर सुन लीजिए कि जो सर से लेके पाँव तक खुददार नहीं है, हाथों में कलम लेने के हकदार नहीं है। और इसका दूसरा शेर सुन लीजिए कि बेहद लोग हम पे करम करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि बेहद करम है आपका पर दिल को क्या करें, बेहद करम है आपका पर दिल को क्या करें, इंसान को खुदा कहने को तैयार नहीं। तो ये जो फर्क है वो तो हुआ है। मेरा एक और शेर है कि खामोश है जब तक भी रहा जाएगा हमसे। आजकल हम कम लिख रहे हैं, तो हम कहते हैं खामोश है जब तक भी रहा जाएगा हमसे, कातिल को फरिश्ता न कहा जाएगा हमसे, कातिल को मसीहा न कहा जाएगा, हमको जो याद नहीं। तो एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ, और बस वो उसके बाद में अगर इजाज़त हो तो। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा, और सारी दुनिया को झुका सकता है अपने सामने, माँ के कदमों से लिपट कर जो दुआ ले जाएगा। और एक शेर इसमें ये भी सुन लीजिएगा कि हर दिवाली, अमावस के दिन दिवाली होती है हम जानते हैं, पर मैंने इसमें ये कोशिश की है हर अमावस को, दिवाली वाली अमावस ये नहीं, हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। और हाशमी साहब ये शेर आपकी नजर करता हूँ कि सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है, सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है, वक्त ऐसे आदमी को करबला ले जाएगा, वक्त ऐसे आदमी को करबला ले जाएगा। और तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब, तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब, वो भी अपनी करनी का अच्छा बुरा ले जाएगा, वो भी अपनी करनी का। अजय मैं ये गजल लिख रहा था तो हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी, वो अब रहे नहीं, उन्होंने कहा कि तुम हमेशा ऐसी बातें लिखते हो, कभी गजल का जो हुस्न है उसमें तो कुछ विशेष था नहीं। तो मैंने फिर उसमें लिखा था कि जब मैं समाप्त करता हूँ, वो मुस्कुराकर नहीं भूल गया मैं असल में। मुझे कल क्या हमारे आयत का जो शायर है उसका शेर याद आ गया कि जब तारीख के औराक खंगाले हैं मैंने, जब तारीख के औराक खंगाले मैंने, उठी हुई दीवार पर सर डाले मैंने, ऐ खाके वतन तेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठुकरा दिए सोने के निवाले मैंने। लेकिन मेरे आयत का शायर कह रहा है कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और जो न समझी गई ये बात
तो नुकसान सबका है। ये उदय प्रकाश और पूरे, और ये अब जो कई उसमें बज भी रही है धुन में भी, और ये है कि न मेरा है, हाशमी साहब ने याद दिला दी, न मेरा है नमस्कार, ये सुन लीजिए, न मेरा है, और ये आज बहुत ज़रूरत मुझे लग रही है कि सुनाई जाए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये धर्म क्या है? हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, उस तक हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये इसमें एक शेर और है कि जो इसमें मिल गई, मैं जाने कौन मुझको वो बता रहा था, कोई संगीतकार बता रहा था कि जो हिंदुस्तान के 5 बड़े भजन हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, वो शायर ने लिखे हैं और उसने रफ़ी ने गाए हैं और शायद ने उनकी धुन बनाई है। हाँ, तो वो तो मैं मुझे अपना ये शेर याद आ गया कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। सागर में कितनी नदियाँ मिलती हैं। हमारी जो महान संस्कृति है, जो गंगा जमुनी संस्कृति है जिस देश की, उसमें जाने कितनी धाराएं आकर मिली हैं तब ये बनी है, किसी एक की बनी हुई नहीं है। तो मैंने लिखा है कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। न मेरा है न तेरा है। और इसमें एक शेर बहुत ख़ास है। भूकंप आया तो मैंने ये लिखा कि हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिस पड़ा है धूल में सामान सबका है, न मेरा है। और ये शेर सुन लीजिए कि ज़रा ये सच्चा शेर है और ज़रूर सुन लीजिए, दुनिया का एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसे प्यार की तलाश न हो, ख्वाहिश न हो। तो मैंने कहा है कि ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, ज़रा से, कितना ही भाग्यशाली व्यक्ति हो, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और आखिरी शेर यह है कि उदय झूठी कहानी है सभी, मैं सियासत के हवाले से ये शेर इसलिए कर रहा हूँ, बहुत दिन सियासत में रहा, कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है, जिसे हम वक्त कहते हैं। और अपनी बात, हमें अपना आशीर्वाद दें। आपके लिए करतल धन से अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर गिरी, मंचस्थ सम्मानित साहित्यकार, मेरे समक्ष उपस्थित समस्त विद्वज्जन, साहित्य और कविता दोनों का विश्लेषण डॉक्टर दीक्षित के द्वारा और संश्लेषण डॉक्टर उदय प्रताप सिंह के द्वारा सुना, बहुत आनंद आया। और आज का दिन मुख्यतः डॉक्टर हाशमी की बधाई का है और मैं हृदय से बधाई देता हूँ। जिसने भी उन्हें बनाया उसको भी अब उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर हाशमी का आभार से उन्होंने इतने सारे साहित्यकारों को आज इस सभागार में आमंत्रित किया और उनके कारण से वो पुस्तक में, जिससे कि बड़ी गरिमा बढ़ी है, मैं कहूँगा इस सभागार की। इसके लिए उनको बधाई, और साथ में जो साहित्यकार आज सम्मानित होंगे तो सभी को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। मैं आदरणीय वासिफ फारूकी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आएँ और अपनी बात कहें। आदरणीय
सदर महफिल, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कभी कभी ऐसे कुछ मंजर नज़र के सामने होते हैं जिनके बारे में लफ्ज़ अगर तलाश कर आगे डॉक्टर अम्बार अली साहब आगे था, पहले इस्तकबाल कर दिया जाए, उसके बाद